आइए आज आपके लिए फोर्थ लेक्चर पर हम लोग चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और फोर्थ लेक्चर जब स्टार्टिंग हम करेंगे तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ते हुए आएंगे। एक तो आपसे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, दूसरा आपसे स्पेशली डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी, और एक काफ़ी लंबे उसमें हम चेक करते हुए जाएंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बहुत सारे लोगों के लिए हमने जब पिछली बार क्लास ली थी तब भी वो हमने उनको एक रफ तौर पे पढ़ा दिया था, है ना, लगभग यहीं तक पढ़ाया था। और मैंने कहा था अब इसको एक बार डिटेल विद क्वेश्चंस के साथ हम, क्योंकि फ्रेश स्टार्टिंग ले रहे हैं तो टॉपिक्स हम दोबारा पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा आज हम लोग यहीं आपके रेजिस्टिविटी और इस पर चलेंगे। रेजिस्टिविटी और इस टॉपिक पे आप चलेंगे तो 2 मिनट में मैं याद दिलाऊँ, लास्ट टर्न पे आपने जो है ड्रिफ्ट स्पीड और ये सब पढ़ लिए थे। ड्रिफ्ट स्पीड के बाद आपने जो एक रेजिस्टेंस निकाल लिया था। रेजिस्टेंस की अगर चर्चा करेंगे तो रेजिस्टेंस के अबाउट में याद दिला दूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने पढ़ी थी रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ये पहली चीज़ थी। दूसरा आपने इसका रीज़न भी पढ़ा था और रीज़न याद होगा, वो ड्रिफ्ट स्पीड के ही कंसेप्ट को हमने एक्सटेंड किया था। और कौन सा, जब भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से मूव करते हैं देन दीज कोलाइड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर आयंस। तो ये जो कॉलिजन्स हैं इन्हीं की वजह से आपका क्या आता है, इन्हीं की वजह से हमारा ये ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस आता है। सो दैट वाज द रीज़न ऑफ द रेजिस्टेंस। तीसरे नंबर पे हमने कहा था अगर आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोन थ्रू इट। कितनी करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में है, जो भी इसका रेशियो है वो रेशियो आपके लिए क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। बाकी हमने इसके अबाउट एक आध छोटी छोटी चीज़ें बता दी होंगी, इसकी यूनिट बता दी होगी, ओम है, डायमेंशंस निकाल दी होंगी। तो अब डायमेंशंस तो हम दोबारा खैर नहीं निकाल रहे। फर्दर रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने एक फार्मूला निकाला था, वो अगर आपको याद हो हमने किस बेस पे निकाला था, हमने आपका एक फार्मूला था आपका v = I/NAE, और इसी ड्रिफ्ट स्पीड का आपने किसी भी कंडक्टर के लिए निकाला हुआ था ev/τ/ml। और अगर आपको याद आए इन्हीं दोनों फार्मूलों को मैंने कंपेयर किया था, दोनों को एक साथ रख दिया था, v = समथिंग I इस फॉर्म में हमने लिया था। और फिर जो समथिंग I लिया था उसमें मैंने कहा था अगर लेंथ एरिया ये सब कांस्टेंट है, दिस टर्म विल बी अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखें अपनी रफ कॉपी, आपको दिखेगा लास्ट में यही चीज़ लिखी हुई है। और इस ढंग से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली थी ml/NAE²τ। अब मेन बात पर हम आगे स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस क्या है और कितना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस टर्न, दैट्स व्हाई नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। नॉर्मल आप देखेंगे, हमने कहा लेंथ एरिया ये सब आप कांस्टेंट रखते हैं बिकॉज इट इज ओम्स लॉ। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट देन इट इज़ अ कांस्टेंट। लेकिन इसका मतलब है अगर फिजिकल स्टेट में चेंज होंगे तो रेजिस्टेंस चेंज भी होगा। तो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनसे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, कुछ नहीं, वही पुराना प्रिंसिपल लगेगा, ध्यान देखना, R = दिस मच। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हमसे कई जगह कई स्पॉट्स पे पूछे जाएंगे। बहुत सारी जगह मैंने बताता हूँ और सिंपली कह दूँ बहुत सारी जगह मैं बताना छोड़ भी जाता हूँ, इसलिए इनके लिए आप वही 11th वाला एक कॉमन प्रिंसिपल याद रखेंगे। और कौन सा कॉमन प्रिंसिपल, द न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल। अब इनमें से सबसे पहले तो आप नंबर्स को छोड़ दें। नंबर्स कौन से छोड़ दें, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ वेल नोन नंबर 9.1 × 10⁻⁻31, ये कम ज़्यादा होना नहीं है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वंस अगेन इट इज़ अ प्योर नंबर 1.6 10⁻19 कूलॉम। इन दोनों को आप छोड़ दें, ये वेरी करने नहीं है। बाकी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कौन कौन से फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहा है। सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग आपको कौन सा मिलेगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और आप कहेंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लॉन्गर द कंडक्टर ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। क्या है, पहली मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना। दूसरा फैक्टर ध्यान से देखो, अगर हम पहले फैक्टर की चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा पहला ये हुआ। सेकंड फैक्टर आप देखें, दूसरा मैं ले लेता हूँ एरिया। एरिया नज़र आ रहा होगा, इट इज़ द डिनोमिनेटर। सो नेक्स्ट फैक्टर आप कौन सा बताएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है R प्रोपोर्शनेट
1/a, या आप कह सकते हैं एरिया और रेजिस्टेंस कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा ध्यान देगा ना, n दिखेगा। n वैसे तो हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट मोर बेटर इट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप पूछेंगे नेचर ऑफ मटेरियल क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा नेचर ऑफ मटेरियल इसलिए क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही सारी जो हम कहते हैं जितनी भी आपकी मेटल नॉन मेटल या जो भी उनके नेचर डिसाइड करता है, चाहे फिजिकल नेचर हो चाहे केमिकल नेचर हो। आपको याद हो हम लास्ट टर्न्स में चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, 11वीं केमिस्ट्री आपने पढ़ी है। कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, ऐसा बिहेवियर क्यों करती है, वैलेंसी एक के बजाय दो वैलेंसी क्यों शो करती है, जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ तुमने ध्यान नहीं दिया डिफाइन करते हो, अल्टीमेट सबका रूट कॉज कहाँ जाके निकलता है? सबका रूट कॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही निकलता है। जहाँ बताते हैं इसका स्ट्रक्चर फुलफिल्ड है, इसका स्ट्रक्चर फुलफिल्ड नहीं है, इसमें ये बॉन्ड बन जाता है, इसमें नहीं बनता है, जो भी हो, बट रूट कॉज तो समझ में आ रहा होगा। जब हम नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो नॉन मेटल होगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा नंबर डेंसिटी कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या बता रही होती है, नेचर ऑफ मटेरियल को। और आपका ध्यान जाएगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिर यहाँ से वो फेमस क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़माने से हमें पढ़ रहे हैं मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, बट द क्वेश्चन इज नाउ व्हाई, so that can be answered mathematically very easily. The metal contains a large number of free electrons, आपको याद हो, और यह है टाउ। इसके साथ समस्या है, टाउ यानी यह है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी आपको याद होगा द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिक्कत यह है जो टाइम इंटरवल बिटवीन कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप डायरेक्टली गवर्न कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन पकड़ के जल्दी जल्दी लड़ा दें, बोले चलो जल्दी जल्दी लड़ो, या लड़ क्यों रहे हो, दूर बैठो। आप इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसका कंट्रोल एक्चुअली अगर कभी ध्यान से देखा जाए, बहुत टाइम से हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी भी, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, आप उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो टेम्परेचर राइज के साथ ही एटम्स, मॉलिक्यूल, इन सब की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनमें कॉलिजन्स शुरू हो जाते हैं। ये मुझे लग रहा है 9th क्लास से कहीं पढ़ते हैं। 9th क्लास के NCERT मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता था, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड कैन बी ऑब्टेन सेवरल मीटर्स अवे, इस टाइप से। फिर वही बताते थे गर्म खाना है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ज़्यादा दूर तक कहीं तक आपके ट्रैवल करेंगे, यही रीज़न था। तो डेफिनेटली वहीं से हम पढ़ते हुए आते हैं कि इन केस ऑफ द राइज इन टेम्परेचर द के ऑफ पार्टिकल्स, अब मैं सिंपली पार्टिकल कह देता हूँ, विल इंक्रीज, कॉलिजन बढ़ जाएंगे। एक मज़ेदार बात है, कॉलिजन, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा मतलब कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे, इसका इनडायरेक्ट मतलब है टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। तो ध्यान देखना, चौथा फैक्टर कहता है आपसे टेम्परेचर, इसलिए हम इसको रिलैक्सेशन टाइम नहीं रखते, हम क्या लेते हैं टेम्परेचर। और ये आपसे कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो कॉलिजन का टाइम इंटरवल था वो कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी का मतलब ये टाइम कम हो गया। और टाइम इंटरवल कम होने में क्या ध्यान देखना, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है आर और टाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ डिनोमिनेटर में, तो टाउ कम हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इनको डायरेक्ट भी इंटर रिलेट कर दिया जाता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये विद रीज़न है कि विद एन इंक्रीज और राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस उसका रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये पूरा मैंने विद रीज़न बताया। और डायरेक्ट क्या कह दूंगा, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो क्या ये कहानी समझ में आती है? तो एक छोटा सा काम करें, एक छोटी सी हेडिंग डालें अपनी रफ़ कॉपी में, ठीक है। और रफ़ का फेयर मैंने कहा मज़े से घर पे करते रहना, वो आपके पास PDF है, और अगर नहीं हो किसी के पास तो मुझे बताइएगा, देन आई विल शेयर इट ऑन ग्रुप ऑल्सो। बाकी अगले टर्न पे मैंने कहा ये आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगी, जिस आप ऐप पे मैं मौजूद है, जो अभिलाषा क्लासेस का आपने ऐप डाउनलोड किया, एक मज़ेदार बात है, उसके स्टडी मटेरियल मैंने इसको पहले अपलोड कर दिया है, इसलिए अब ग्रुप की भी चिंता नहीं है। जो आप करते हैं ऐप डाउनलोड जिन्होंने नहीं किया है भैया कर लें, ताकि सारी चीज़ों ने फिर मिलती जाए, ठीक।
आए एक सिंपल हेडिंग डाल देना और हेडिंग आप डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप क्या करना है, रफ में आप आधा आधा लाइन में निपटाएं। फेयर में मैंने कहा इस बात घर पे बनाइएगा मजे से। जो पीडीएफ आपके अब तो सिंपल कहा जाएगा ऐप के स्टडी मटेरियल में आप बैच में अपलोडेड है, उसको आप खोल के आप कर सकते हैं आराम से। कौन कौन से फैक्टर्स मैं कह रहा हूँ, सबसे पहला लेंथ। तो अभी तो रफ में इन शॉर्ट चलेंगे, फर्स्ट डाल दिएगा लेंथ और डायरेक्ट दिखा देंगे आर प्रोपोर्शनेट एल। अब तो समझ में आ रहा है क्यों आता रहे, इसलिए मैं फिर लिख देता हूँ आर इज इक्वल्स टू कितना था आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसमें से ई की चर्चा नहीं करनी, एम की नहीं करनी, 4 बच रहे हैं तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड आप बताएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस बेटा घर पे लिखना है, फेयर बनाओगे मजे से। अभी तो बस याद रखने के लिए लेंथ का ही असर है। 3 स्टेप हम देंगे, मैं वो सिंपल में बता देता हूँ। टोटल मिला के आपको 4 स्टेप अवेलेबल होंगे अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। द कंडीशन प्रोवाइडेड स्टार इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टडीज़ देन। नंबर 1, मैं आपको यहाँ बोर्ड पे जो भी रिटन मटेरियल है, जो भी पीडीएफ शीट है, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आपने ध्यान दिया होगा। मैं यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ आपसे। गाय इन रफ इन शॉर्ट आप लिखें। जो आपने इन शॉर्ट लिखा उसका बेनिफिट ये है कि भाई यहाँ पढ़ने से कुछ आपको, मेरा मानना है भाई कुछ तो 4 में से एक आध तो याद हो ही जाएगा। घर जाके इसको फेयर करें। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप रात में 11 बजे पढ़ रहे हो, मुझे बिल्कुल आमंत्रित करें, मैं आपकी जेब में ही डला हूँ, है ना। आप तुम गर्व से बता सकते हो सर कहाँ है, बोले हमारी जेब में। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रात में 11 बजे आपको लगे सर से कहना है थोड़ा रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग दोबारा पढ़ाओ, खट से 6 मिनट के लिए रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ो, फिर सर से कह दो अब जाओ, अब सुबह फिर ऐसा करना रेजिस्टिविटी सुबह पढ़ लेंगे आपसे, तो ये सर कर देंगे और समझ में आ रहा होगा व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। सही ना। रिकॉर्डिंग इसी लेक्चर के आपके पास कंप्लीट है। आप जो हाँ जिस पोर्शन में डाउट हो उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी करना हो कर आगे उतना देख सकते हो, ठीक। और इस बात में ना फाइनल एक टेस्ट है, बस इतना ही हो सकता है यार, एक टीचर इतना ही कर पाता है ना। क्योंकि ऐसा दावा हम कर नहीं पाएंगे कि फिजिक्स की वैक्सीन हम लगाएंगे देयर इज़ नो वैक्सीन चले नेक्स्ट स्टेज आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको ध्यान जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ था ध्यान जा रहा है, ये डिनोमिनेटर में है तो सीधा बताएंगे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कुछ नहीं लिखा हो वही लिखा है। अगर आप इसको मैथमेटिकली पढ़ सकते हैं तो एग्जाम पर्पज़ के लिए लिखा है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, भाई बोर्ड में अपने थोड़ा अच्छा सुंदर सटीक लिखें। तो कहते हैं एक फेयर कॉपी बनाएं कि उससे आपको ये भी पता रहे बोर्ड में नंबर हमारे बेहतर कैसे आए। तो बाकी आप अभी एक लाइन में चला देंगे आर प्रोपोर्शनेट 1/a, ठीक कर दिया सभी ने। बोलो बाल को कोई रह गया बेचारा? सारे हो गए, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट बढ़ जाएगा इस बात। तीसरा आपको मिलेगा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में आपसे क्या कहा था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएगा तो लिख दें आर प्रोपोर्शनेट 1/n। एन मालूम ही है आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, और जाएंगे एज मेटल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन को आप लिख दें, इसी की मैं डिस्कशन कर रहा था। मेटल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। मैं इतना बहुत है, वेरी लो कह रहा हूँ तो गुड कंडक्टर तो अपने मन से भी लिख सकते हो। ये लाइन लिख दो, याद रखने लाइन है कि मेटल्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। चले हो गया आपका इतना, कहीं कोई समस्या? नेक्स्ट अब आप एक चले जाइएगा, इसके बाद अगला नंबर आप जाएंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट आप किस पे बढ़ेंगे, चौथे और लास्ट पे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर के साथ रहेगा, ध्यान देखना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, के ई ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज, इसलिए आपके क्या होगा
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब समझ आ रहा होगा नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, जिससे क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। यही हम दिखा रहे थे आपको, आपको ध्यान आ जाएगा, यही मैं कह रहा था पीछे कहीं मैंने आपसे कहा था टाइम कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने से और टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चाहें तो आप इसको 1 मिनट में पूरा लिख देना, 1 मिनट तो लगेगा नहीं है ना, जल्दी लिखा जा सकता है। यहाँ से लिख देना ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए, लिख दो मजे से कोई दिक्कत नहीं, एक आध शब्द एक आध वाक्य लिख लेने चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर के ई ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज, so the collision frequency increases also, which reduces the relaxation time। कभी आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में तो यही पैराग्राफ, या पैराग्राफ भी मत कहो, छोटा ही यार 3 लाइनें हैं और 3 तो इस पे दिख रही है, कॉपी में लिखोगे तो कम ही हो जाएंगी है ना। तो यही आपका एज इट इज़ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। कर दिया, बढ़िया, नो डाउट, ठीक है, गुड वन। अब हम आगे जाते हैं, इसके बाद कर दिया सभी ना, ठीक है, आ जाओ। अब एक नेक्स्ट चलेंगे में स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। आ जाओ, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की हम चर्चा यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे आपका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ये आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में लगातार नज़र आएगा। ये तो थे हमने कहा एक फैक्टर अफेक्टिंग आर प्रोपोर्शनेट एल बाई, ये सब समझ में आ रहे होंगे। जो एक महान क्वेश्चन बनता है वही बनता है कि अगर आपके हाथ में कोई वायर है और अगर आप इसको स्ट्रेच कर दें तो फिर क्या होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा यू आर ड्राइंग और स्ट्रेचिंग अ वायर टू इंक्रीज इट्स लेंथ, पहले ले चलता हूँ 10th की तरफ, और ध्यान देखना जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो एक अच्छी बात है, अगर आप पढ़ते रहे हैं और पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद दिला देता हूँ जिनसे फिज़िक्स मैंने कहा इंटरकनेक्टेड है, मजबूत हो जाती है पूरी। ध्यान देखना, अगर आपके पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है और अगर आप इसको खींच दें, क्या आपने ध्यान दिया, अगर आप इसको खींचेंगे तो जितना आप इसको खींचते जाएंगे जितनी इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ एक महान बात और नज़र आएगी, ये पतला होता जाएगा। आप कह सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन या डायमीटर कम हो जाएगा। और कोई आदमी कहेगा ऐसा क्यों, तो मैं से याद दिला देता हूँ, ये 10th क्लास थी। 10th क्लास कहती थी द वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल या सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप पास 100 सेंटीमीटर क्यूब लोहा है तो लोहा कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर सिकोड़ दोगे, छोटा पीस बनाओगे तो मोटा होगा, और लंबा कर दोगे देन द थिकनेस विल डिक्रीज बिकॉज द टोटलिंग ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। इस टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे, अपने पास एक सिलेंडर है, मेल्ट करके उसको क्यूब बना दिया, या ये है उसको मेल्ट, अपन यही चलते थे। इसलिए ध्यान रखना अपनी थीम क्या है कि वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। इस चीज़ से रिलेटेड मैं 11th की एक चीज़ याद दिलाना पसंद करूँगा, जिन्होंने पढ़ी है इलास्टिसिटी का चैप्टर, ध्यान देखना, इसमें भी आप पढ़ते थे वेन एवर अ नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वायर। अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो स्ट्रेन डेवलप होती है, और स्ट्रेन होती थी चेंज इन लेंथ, ये स्ट्रेन कहलाती थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और मैंने कहा ये मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि ऐसे लोग जो मैंने कहा कभी आगे कोई और कंपटीशन वगैरह देने जा रहे हैं उन्हें अचानक से पिछला भी याद आ जाए, बीच की छोटी छोटी चीज़ें याद आ जाती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी, और उस समय भी कहते थे द डायमीटर ऑफ वायर विल ऑल्सो डिक्रीज सो अनदर स्ट्रेन डेवलप्स इटसेल्फ, और ये स्ट्रेन कहलाती थी लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही होता है अलोंग द लेंथ, और लेटरल का मतलब ही होता है साइड वाइज। और इसमें एक महान नाम आता था पॉइजन्स रेशियो, ये आप चेक करेंगे, पॉइजन रेशियो यही होता था, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, कितना खींचने पे कितना डायमीटर कम हो जाता है। तो चलें, ये तो मैंने एक जनरल थीम में बताया। सवाल आता है हम इसकी हेल्प से क्या कहना चाह रहे हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपका वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये तो सबको याद हो गया होगा इतने दिनों में, वॉल्यूम वायर का होता है A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, ये तो याद है।
तो अगर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम चाहे पहली बार का देखें चाहे दूसरी बार का देखें कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये भी हमें रिजल्टेंट मिलता है कि इसका मतलब आपका क्या होगा कि L1/L2 इज इक्वल्स टू होगी A2/A1। क्या ये बात सही है? जितना आप लेंथ इंक्रीज़ करेंगे, देख लें लेंथ और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, जितनी आप लेंथ इंक्रीज़ करेंगे उसी रेशियो में एरिया, मतलब ये कम करोगे तो बढ़ जाएगा या ये इंक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब तुम कहोगे इससे रेजिस्टेंस का हमारा क्या लेना देना है? बहुत सिंपली इस फैक्ट का रेजिस्टेंस पे असर ये पड़ेगा कि आपको मालूम है रेजिस्टेंस होता है यानी अगर ध्यान से देखें मैं इसको कहूँ अगर आपका रेजिस्टेंस दो कंडीशंस में R1 R2 हो, इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो याद है, वो रेशियो क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये रेशियो होगा L1/L2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये उल्टा होगा। उल्टा बोले तो अब इस चीज़ को ध्यान देखना, हम दो जगह ले जा सकते हैं। दो जगह कैसे ले जा सकते हैं ये मैं दिखाता हूँ। इसमें तो कोई कष्ट नहीं था ना लेंथ और एरिया के रेशियो में, बढ़िया। अगर इसमें कोई कष्ट नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगा, क्योंकि आगे मैं बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स फॉलो करूँगा। कौन सा? नहीं बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो ना। इन्वर्सली कैसे कहोगे? अगर x प्रोपोर्शनेट y है तो आप क्या कहेंगे? x1/x2 इज इक्वल्स टू होगा y1/y2, 1/2 1/2, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलर प्रोपोर्शनल दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाम ध्यान दो, इनवर्सली। अगर आप कह रहे हैं x प्रोपोर्शनेट 1/y तो फिर क्या होगा? 1/y1/y2। तो 1/y1/y2 मत करो, अटपटा हो लगता है। इन्वर्सली का सीधा मीनिंग निकाल लो तो क्या होगा? दिख गए दोनों? कोई समस्या नहीं, इसलिए डायरेक्टली और इन्वर्सली दोनों दिखा दिए हैं। और अगर हल्का सा याद करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में। वहाँ से तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आता था ये टाइम डबल कर दिया, एंगल आधा कर दिया। तो इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम सॉल्व करते हुए जाते थे। इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा, चूँकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए डायरेक्ट मतलब 1/2 तो 1/2, और A है इनवर्सली। अगर ये 1/2 तो ये 2/1। अब कोई डाउट हो तो बताओ। कोई शक रह जाए तो बताया जाए, अब समझ में आ जाता है। उल्टा होगा। अब मैंने कहा अब इसको मैं दो तरफ ले जाऊंगा। दो तरफ कहाँ ले जाऊंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले दो तरफ यहाँ ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ R1/R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1/L2 इंटू, अभी मैं A2/A1 की जगह रख दूंगा L1/L2। यानी आप कह सकते हैं ये हो जाएगा L1/L2 का। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर ये समझ में आ रही है तो कई बार हम क्वेश्चन डायरेक्ट इससे भी निकाल लेंगे। फिर भी हम मान के चलते हैं मैंने लेंथ बढ़ाई थी n टाइम्स, कुछ भी भाई, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कुछ तो की होगी ना, वो तो बताएगा कि तुमने कितनी बढ़ाई। तो मैं मान के चलता हूँ, आप कह सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये हो जाएगा L1/NL1 का होल स्क्वायर। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है? मैंने लेंथ सेकंड वाली कितनी कर दी है? n टाइम्स ऑफ लेंथ L1, मैंने n टाइम्स जो भी डबल ट्रिपल था वो खींच दिया है। जरा ध्यान देखो, तुम्हारा R2 निकल आया है। क्रॉस L1 तो ख़त्म हो जाएंगे, n स्क्वायर रह जाएगा। और देखो ध्यान से, तुम्हें देखेगा R1 इंटू n स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा R2। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी वायर को n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स। अभी हम बोर्ड एकेडमिक में पूरा सॉल्व करेंगे। नंबर 1 अभी क्वेश्चन कराऊंगा, एकेडमिक में आधा पेज में करेंगे, लेकिन अगर किसी कंपटीशन में आता है कि भैया वायर को खींच के 3 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस क्या होगा? सो द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, सो जस्ट विद इन 1 सेकेंड वी विल गेट इट, इट विल बी 9 टाइम्स। जैसे मैंने लेंथ दिखाई है ऐसे ही ध्यान देखना। एक काम और कर सकते हो। दूसरा काम तुम कौन सा कर सकते हो? ध्यान जा रहा है? मैंने लेंथ रख दी थी, तुम उल्टा कर दो। तुम कह सकते हो दूसरी साइड R1/R2 कितना होगा? ध्यान देखना, L1/L2 की जगह रखा जा सकता है
अरे यही तो हमने ऊपर प्रूव किया था, L1/L2 और A2/A1 एक ही वैल्यू है। इसको कर दोगे तो इनटू हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो दिख ही रहा होगा, तो उसको मैं भी ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा अपन रफ में। जनरली ध्यान देखना, आपको क्वेश्चन में एरिया के बजाय दिया जाता है रेडियस या डायमीटर। एरिया की जगह आएगा πr2², एरिया नंबर 1 की जगह आएगा πr1², और ध्यान देखना इन दोनों का आएगा होल स्क्वायर। तो कहोगे होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, अपने वो तो है ही A2 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर तो पहले ही था। A2 या A1 की जगह मैंने कितना रख दिया है ये। तो ध्यान देखें, अब की बार जो आपका रेडियस आएगी, इसकी पावर ध्यान जा रहा है, ये हो जाएंगी। अब एक मज़ेदार बात देखो, और मीटिंग एंड हो तो उसको दोबारा रिज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमेशा की तरह याद रखिएगा। जब आप लेंथ में जाते हैं, मान के चलें कोई कहता है लेंथ हमने की डबल, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेंथ जब डबल की है तो लेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, मैं सिंपल कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ का रिलेशन काय में आता है, स्क्वायर में। तो इसका मतलब जितने लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ी डबल, ट्वाइस, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। लेंथ बढ़ी 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस बढ़ेगा 9 टाइम्स। एरिया के साथ उल्टा होगा, एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इन्वर्सली है। अब एरिया के साथ तो स्क्वायर है, यानी अगर आपने एरिया ट्वाइस किया तो रेजिस्टेंस 4 नहीं होगा, डिवाइड बाई 4 होगा, R/4। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? लेंथ इंक्रीज करने पर, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आपने वायर को ट्वाइस द लेंथ किया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कर देना। लेकिन अगर एरिया ट्वाइस किया, एरिया इन्वर्सली है, तो अपॉन 4 कर देना, R/4 हो जाएगा। और एक मज़ेदार बात, अगर रेडियस कह दे डबल कर दी, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, तो फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा R/16। समझ में आते हैं? तो ये मैंने कहा ये मैथमेटिक्स की पकड़ है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही, इसमें कोई नहीं कहेगा फिजिक्स है, ये केवल रेशियो और प्रपोर्शन की नॉर्मल मैंने कहा पकड़ है। जितनी बेहतर आपकी होगी उतनी बेहतर, उतनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। ये स्पीड है, स्पीड मैंने कहा था इंडिविजुअल चीज़ होती है, हर आदमी की अपनी ग्रिप। हाँ, फिजिक्स में सिखा सकता हूँ, स्पीड मैंने कहा आप अपने आप बनाएंगे। जनरली ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इनको अपन हल्का सा नोट कर लेते हैं। काम करें, एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मज़े से डालें स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, और वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने बात की थी। हमने बात कहाँ से की थी, याद है? हमने कहा था वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। सबसे पहली लाइन बताइएगा, द वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, जो मैंने कहा एक बार मैंने समझा दिया, दोबारा लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी बार मैंने कहा ज़रूरत पड़े एक बार शीट से फेयर, और चौथी बार फिर मैंने कहा लास्ट में जेब वाले त्रिवेदी सर है ना, उनको उनकी हेल्प लेना। चलो दिखाते हैं वॉल्यूम क्या होगा। A1L1 V इज इक्वल्स टू A1L1 इज इक्वल्स टू A2L2, या फिर आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, L1/L2 इज इक्वल्स टू A2/A1। आ जाए इक्वेशन नंबर 1 तक, जैसे ही पहुँचे मुझे बताइएगा। पहुँच गए? यही हमने दिखाया था, L1/L2 A2/A1 होगा, ठीक। अब अगले पे जाइएगा, एज आर प्रोपोर्शनेट L/A, ठीक। तो चलो अभी हम इसको एक काम कर देते हैं, हम मान लेते हैं ये हम जा रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए समझ में आ रहा होगा। अभी हम पहले लेंथ की चर्चा करेंगे, फिर एक बार एरिया वाली करेंगे। तो अभी मैंने पार्ट ए ले लिया है, R1/R2, ये तो वही आएगा L1/L2 और A2/A1। अभी मैं क्या करूँगा, ध्यान देखो, A2/A1 की जगह मैंने क्या रख दिया है, L1/L2। मन में समझ में आ गया? तो दिख रहा होगा ये क्या हो गया, L1/L2 का स्क्वायर। चलें पार्ट ए दिखाएं, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 डॉट A2/A1।
ठीक। और फिर सबसे खास लाइन कौन सी लाइन, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, अगले स्टेप में अगर वायर n टाइम स्ट्रेच किया है तो क्या हो जाएगा, L2 की जगह आप चेक करें, मैंने L2 की जगह क्या लिया है, NL1। सबको साफ देखने आ रहा है बोर्ड, किसी को दिक्कत तो नहीं। सेकंड लेंथ पहले वाले की n टाइम्स है, बस अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इधर से उधर कैंसिल करके। हाँ रिजल्ट ज़रूर नीचे उसको हिंदी में लिख देना, कौन सा, यही जो दिख रहा है n² R1, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाई n² टाइम्स। और कोई शंका रह जाए तो अब भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नहीं, किसी को भी हो तो बेझिझक पूछिएगा। मैंने कहा फुर्ती से, ये हमने मान लिया, ये अपना कौन सा रिजल्ट निकल आया, ये रिजल्ट निकल आया नंबर ए, यानी कि लेंथ इंक्रीज कर रहे हो n टाइम्स, तो क्या होगा। अभी अपन जाते हैं, एक सभी का कंप्लीट हो गया यहाँ तक, जो लास्ट लिख दिया इंक्रीजेस बाई n² टाइम्स है, हो गया अनुज सिंह? कहाँ पे? NL1, L1 अपॉन L2, L1 तो L1 था ही। सेकंड लेंथ कितनी होगी, सेकंड लेंथ पिछले वाले की L1 की 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो सकती है ना, NL1। जैसे देख लो, अगर यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ पे चेक कर लो, ये रहा, ये जो आपकी सेकंड लेंथ है L2 कितनी होगी, डबल ऑफ L1, ट्रिपल ऑफ L1, हाँ n कर दिया, n मतलब एनी नंबर, वो फिर 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, बस कैंसिलेशन हो जाएंगे, L1 L1 ख़त्म, n² उधर पहुंच जाएगा। इतना तो मैंने कहा अपन कर ही लेंगे। अब इसी के पार्ट बी में चलते हैं, और अब पार्ट बी में ध्यान देखो हमने क्या किया, पार्ट बी में हम एरिया रख देंगे, लेंथ के बजाय एरिया के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अगली बार दिखा दो नंबर बी, नंबर बी आप दिखाएगा, और R1/R2 इज इक्वल्स टू, ये तो समझ आ रहा है, A2/A1 कैसे आ गया, L1/L2 की जगह लेंथ की, उस समय एरिया की जगह लेंथ रख दी थी, अब लेंथ की जगह एरिया रख दिया। और जिन्हें यहाँ से समझ में नहीं आया उन्हें यहाँ से दिखा देता हूँ, एक बार देख लो, दोनों आमने सामने जल्दी दिख जाते हैं। इसमें क्या किया था, एरिया की जगह लेंथ रख दी थी, और इसमें लेंथ की जगह एरिया रख दिया। एक्चुअल तो ये है, चाहे लेंथ की जगह एरिया रख दो और चाहे एरिया की जगह लेंथ रख दो, तो इसलिए 2 पार्ट किए थे। बस यहाँ ये है कि 1/1 है भाई, क्या होता है शीट्स में तो 1/1 आएंगे ना। दिखा दें A2/A1 का होल स्क्वायर, अगली बार रेडियस के टर्म में दिखा देना, और ये आपका रिजल्ट नंबर हो जाएगा बी। और जब आप ये सब लिख लें तो एक खास नोट है आपके लिए ग्रीन कलर में, उसको ज़रूर लिख दें, ये आपको काम में आएगा। अगर आपसे कोई कहेगा द लेंथ ऑफ ए वायर या इज़ इंक्रीज्ड बाई सम %, तो याद रखेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बाई 2x%, डबल ऑफ दैट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो चीज़ है ये हमेशा सही नहीं होती, ये तब लगेगी जब आपकी चेंज कितना है, छोटा चेंज है, लेस देन 10%, यानी 1% 2% बढ़ा रहे होगे तो ये कहानी लग जाएगी। और क्या चीज़ लग जाएगी कि अगर आपने लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी की, x%, जैसे मान चले 2% इंक्रीज़ की, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई 2x%, यानी कि 4%। तो एक नोट लिख दें छोटा सा फुर्ती से, फिर हम आगे जाएंगे। और नोट एज इट इज़ लिख दीजिएगा, जो सामने ग्रीन कलर में आपको लिखा दिख रहा है, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस बाई x%, then the resistance will increase by 2x%। हाँ बस एक बात ध्यान रखेंगे, वो मत भूल जाइएगा, कौन सी, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2-5%, और चिंता मत करना, यही आते ही अपने यहाँ यही है, ऐसा कोई बहुत महान काम नहीं है। लिख दिया इतना नोट छोटू सा, ठीक। चले मीटिंग एंड होने पे उसको आप जो है रिज्वाइन कीजिएगा फुर्ती से। कर दिया सभी ने? ये आपके लिए छोटी सी बुक का मोटा सा सवाल,
ठीक, क्या है क्वेश्चन, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन आपसे कहता है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड। चलो इन लोगों को मीटिंग रिज्वाइन करा दूं, फिर बेचारे वायर को मेल्ट करूंगा। ठीक है, 1 मिनट का अपन विराम लेंगे। Recording in progress. Recording stopped. चलो कितने हो गए ज्वाइन, हो गए सारे, बढ़िया, वेरी गुड। सारे क्वेश्चन मैंने कहा आपकी शीट में मौजूद हैं, जो आपके पास पीडीएफ है, बस आपको उसको थोड़ा उलट पलट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन बाद में असाइनमेंट के नाम पे दिए हैं, करते आइएगा उसके साथ, है ना। एक ध्यान देखें आपसे क्या कह रहा है, HCO क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए रहा आपको एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 100 ओम है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इन ए वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 सेकंड में देते हैं, 2 सेकंड वाला आंसर यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ डबल की है, क्या आपने ध्यान दिया, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ता है, बढ़िया, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, यानी आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो उरल कर लोगे ना, तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। था कितना 100, तो कितना निकल आएगा, तो ये आपका 400 ओम आंसर आ गया। बस अभी 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 आपके काम का आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे बोर्ड में लिखे आएंगे तो हर आदमी ये मान के चलेगा कि तुमने थर्ड का क्या है, मतलब इस ढंग से इम्पोर्ट कमरे के उस कोने से चलता हुआ यहाँ तक आया हुआ आंसर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। इसका इस्तेमाल अभी हम 2 मिनट बाद करेंगे। हम इस क्वेश्चन को पहले बोर्ड पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। क्या दिख रहा है, मेल्ट करके आपने उसे दोबारा डबल द लेंथ के साथ रिकास्ट किया है। तो सबसे पहले आप बताइएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A1 L1 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, A2 L2, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कांस्टेंट, ध्यान रखना है पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको मिलेगा, ध्यान देखना, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 बाई A1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वो वही पैटर्न है जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, समझ में आ गया होगा। अब आप बताएंगे नाउ R प्रोपोर्शनेट है L अपॉन A, इम्प्लाइज दैट हमें मालूम है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होगा L1 अपॉन L2 और इनटू A2 बाई A1। अरे A1 क्या है, क्लियर हो गया। बस 2 लाइनें और चलनी है, हमें ज़्यादा नहीं चलना। इसका मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू, बस ये देख लो चेंज लेंथ में था कि एरिया में, तो लेंथ में था, एरिया हटा दो तो क्या करोगे आप, चले आओगे L1 अपॉन L2 और इनटू A2 बाई A1 का मतलब भी, क्योंकि अभी हमने कहा था अभी अपन बोर्ड एग्ज़ाम पे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर दो। मुझे 2 लाइनें और लिखनी है बस। ठीक है, तो ये पैटर्न भी सीख लीजिएगा। कई बार क्या होता है शॉर्टकट के चक्कर में उन्हें भूल ही जाते हैं कि इसको लिखना कैसे है। हाँ ये तो पता होता है कितना मैंने लिखे, बोले पता नहीं कैसे। इसलिए मैंने कहा था हमारी क्लासेस में आपको कोशिश करेंगे दोनों चीज़ें आ जाएं, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। ये फिर बताएं। चलें, कर दिया अमन सिंह यहाँ तक। बस एक काम और करो, R1 चेक कर लो। R1 की जगह आप रख देंगे 100, R2 आपका ये रहा L1 बाई L2 कितनी लेंथ की है, डबल दैट ऑफ कह रहा है, डबल ऑफ दैट कह रहा है, मतलब चाहो तो ऐसे लिख दो 1/2 1/2, नहीं तो 1/2 का स्क्वायर कर देना, ख़त्म हो तो गया। बस अब सीधे आंसर ही आएगा, और R2 बराबर आएगा भाई, उसकी चिंता मत करना, कितना आएगा का तो यहाँ सवाल ही नहीं है, वो तो पहले ही से मालूम है। कैसे आएगा इस पर विवाद था, ठीक। सो एक आधे स्टेप कम ज़्यादा करके, वैसे कम तो नहीं कर पाओगे, बढ़ाओगे ही, ये पता है।
आप इसको R2 इज इक्वल्स टू 400 ओम इन एग्जामिनेशन आप निकाल लेंगे। अब कोई दिक्कत, तो ये समझ में आ जाता है वंस इट इज़ रिटन। इस टाइप से आप पूरे रिटन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन है तो। अब एक छोटा सा काम करें, इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करें। 2004 AIPMT जो आजकल होने लगी, मैंने कहा किस नाम से, नीट के। ज़रा देखें मज़े से इस क्वेश्चन को क्या कहता है, ये ट्राई करें फुर्ती से। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R इफ़ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड। आपने दोनों लेंथ और रेडियस दोनों डबल किए हैं तो फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस सेम होगा, आधा होगा, डबल होगा, क्या होगा रेजिस्टेंस का? सी बोले तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ विल रिमेन अनचेंज। ये वाला कह रहे हो ना, बढ़िया, ठीक। और किसी का कोई अदर आंसर? देखें निकाल के मजे से कोशिश करें। नहीं, अरे किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। बोलो नितिन भदौरिया। ऑप्शन मत पढ़ना, फिजिक्स में एक बहुत महान बात है, ऑप्शन से हैं हैं। सर अगर अपन लेंथ को लेंगे, हाँ लेंथ स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी, और अगर रेडियस लेंगे डबल करके, हाँ, तो 1/4 टाइम। ध्यान रखना वो लेंथ जब अकेली स्ट्रेच करते हो, अभी हमने उसकी लेंथ और एरिया दोनों या रेडियस दोनों डबल कर दिए हैं। वायर लिया, लेंथ भी डबल की, खींच के नहीं किया, एक्स्ट्रा मटेरियल चढ़ा के डबल किया। हाँ, अभी खींचने का कहीं नहीं लिखा है इसमें, स्ट्रेच करने का। चलो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से इधर देखो, आस्था इधर देखो, इधर पहले मैं उसको दिखाता हूँ सिंपल। क्या आपको नज़र आ रहा है एक सर्टेन वायर का रेजिस्टेंस? क्या आपको ध्यान है वायर का रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट होता है L/A, यानी कि ध्यान देखना, चूँकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो उसी पैटर्न करूँगा, वो मत कहना है। इसका मतलब ध्यान देखना R प्रोपोर्शनेट होता है L/R²। क्यों भैया? एरिया πr² होता है, सबको मालूम है। लेंथ कितनी की है? डबल। रेडियस कितनी की है? डबल। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो डबल का स्क्वायर क्या होगा? इसे हिंदी में कहते हैं चबल। What is the square of double? So the square of double is double, isn't it? So that's why we can write it here. क्या आपको नजर आता है रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस हो गया है 1/2 हाफ। अब मैं दोनों बातें बता देता हूँ। नंबर 1, ये रहा आपका कौन सा आंसर। अगर आप कंपटीशन में होते तो आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अगर बाय द वे आप मान चलें बोर्ड में फंस जाए तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करोगे यार, तो यही करोगे अभी जो पीछे कर रहे थे, जस्ट L1/L2 A2/A1 L1/L2। अब चूंकि रेडियस है तो πr2² तुम भूल गए जो आप कर रहे थे। आपके मेथड में आप ऐसे चलते जाओगे तो भी आप यहीं आओगे। नो, इसलिए मैंने एक बार तो डिटेल पैटर्न दिखा दिया, वो तो वही है। L1/L2 A2/A1 रखना, A2/A1 की जगह πr2 πr1² हो जाएंगे। वैल्यू रख देना, ऐसी अपने आप निकल आएगा। ये आप कर सकते हैं। और मैंने कहा इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम डायरेक्ट देख लें 1 सेकंड के लिए, L1 और L2 लेंथ कितनी की है? डबल। और रेडियस कितनी की है? डबल, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो गया? ध्यान जा रहा है आपका जो है वो हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये नज़र आ रहा होगा। रेडिया आपका रेजिस्टेंस जो है कितना हो रहा है? 1/2, यानी कि रेजिस्टेंस आपका हाफ हो गया है। देख लें, आपको अब ऑप्शन मिल रहा होगा शायद। हाफ वाला कोई आंसर है? बिल्कुल है, हाफ वाले तो दो हैं। रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड। अब जाएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की मैं बात करता हूँ, हालांकि हम लोग अभी आगे जाएंगे, दोबारा इसे पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद होगा, ये लेंथ या एरिया के लिए कांस्टेंट होता है। इसलिए ऐसा ऑप्शन छांटिएगा जिसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो कौन सा है? मुझे लग रहा है पहला है।
क्या पहला वाला समझ में आ जाता है, हाँ या ना बताएं। कोई डाउट है किसी को, जरा बताएं। बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि डिटेल में सॉल्व करूं पूरा? फटाक से बताओ। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता दें, फिर मैं उसको डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अदरवाइज मैंने कहा ये सबसे बेहतर मेथड होता है। ये ध्यान दिया होगा जब हम कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन कर रहे थे तब भी किया था, चार्ज डबल कर दें, डिस्टेंस आधा कर दें। जैसे याद दिला देता हूँ, कई क्वेश्चन आपने वहाँ भी किए और मैंने यही कहा है फिजिक्स में न्यूमेरिकल एक बार में सीख लीजिएगा। चार्ज के बीच जो आपका फोर्स होता है, तमाम सारे लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है। आपसे कहा जाता था चार्ज डबल कर दिए, डिस्टेंस आधा कर दिया, तो मैं क्या कहता था, चार्ज दोनों डबल किए? बोले हाँ। मैंने कहा दोनों को डबल कर दो। डिस्टेंस कितना किया? बोले आधा। मैं कर दो आधे का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया? 8। यानी फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स, ख़त्म। और बाकी वो मेथड है F1/F2 बराबर Q1/Q2 और ये करके उससे आप निकाल ही सकते हैं। अब किसी को कोई भी शंका हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, ठीक है। आ जाए, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम अगला देखें। नीट 2013 का क्वेश्चन है, आप तुरंत बताएं फुर्ती से। आपको ही बताना है, खट से इसको पढ़ें और आंसर बताएं। सही है, बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए साथ में, क्या है इसका आंसर? Wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of a stretched wire will be। नहीं निकला किसी का? बोलो सौम्या, निकला नहीं निकला? सर 8 ओम। 8 ओम। ए ऑप्शन हो। ए ऑप्शन होगा 16 और 8, ठीक है। आकांक्षा डी, कोई बात नहीं बेटा, जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी को देखते हुए चलो। आप स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ता है, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने अलग से एक नोट लिखा है, देखें। ये क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ भी किया था, n² टाइम्स। और मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने किया था, ये लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, सॉरी यहाँ कहीं कहाँ गया, ये था रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय n² टाइम्स। मैंने कहा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिजिक्स है बिल्कुल, आपको एकदम ये मान के चलें दम से ही बैठना है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे और तभी हमें समझ में आएंगे। अदरवाइज आधे लोग बता जाएंगे। कितनों को समझ में आ गया? n² टाइम्स, ध्यान चला गया। और n² टाइम्स का मतलब, हाँ जी 16 ओम, क्योंकि 4 ओम था। और ट्वाइस का मतलब आपको मालूम है, ट्वाइस, डबल्ड, ये आपको इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। डबल किया है और डबल का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 गुना हो जाएगा। ओरिजिनल कितना था? 4। अब इतना तो निकाल ही लोगे यार, 4 का 4 गुना, इसमें थोड़ा ना सोचोगे तो कहाँ चले जाएंगे। दैट विल बी 16 ओम। समझ में आता है? क्योंकि फिर मैं याद दिला दूँ, कितने टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे आप? अरे आप इंक्रीज़ करेंगे n² टाइम्स अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं। और मैंने कहा इसमें आपको टाइम ही लगना चाहिए 2 से 3 सेकंड, वो भी 2 से 3 सेकंड माउस क्लिक करने का यार, क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं। अगला बताओ फुर्ती से। द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर आर डबल्ड, देन द रेजिस्टेंस विल बी। एम्स 2014, दोनों डबल कर दिए हैं, लेंथ भी और एरिया भी। क्या होगा आपका? अब कुछ तो नीचे देख लेंगे, आंसर ये है ना? बोले सर ये है, कैसे है ए? क्योंकि आपने लेंथ और एरिया दोनों डबल किए हैं। अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा था, ये कर रहा था। जब आप लेंथ और एरिया दोनों डबल कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मुझे मालूम है R प्रोपोर्शनेट L/A होता है। लेंथ डबल कर दी, एरिया भी कितना कर दिया, क्योंकि यहाँ रेडियस नहीं कह रहा, यहाँ क्या कह रहा है? एरिया। एरिया भी डबल कर दिया, वहीं का वहीं आ गया 1, मतलब 1 टाइम्स। अब एक गुना थोड़ी कुछ होता है, सेम होता है, सेम अनचेंज्ड कोई एक आंसर होगा, देख लें कहीं है तो खैर चलो ये था, ये आपको मालूम है। अब समझ में आ जाते हैं, कर ले जाएंगे, हाँ ना बताएं। बोलो वाल को कर पाओगे कि नहीं? पक्का? चलो अगला देखना हूँ, अगला सही से बताना। नीट 2017
द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, इट्स मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट ओरिजिनल लेंथ। एन स्क्वायर आर। मैंने कहा इसमें तो यार 3 सेकंड भी कम है, मतलब ज़्यादा है, इसमें क्या सोचना। और देखो ध्यान, तुम्हें एक बात ध्यान दी थी, मेडिकल वालों का बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, हर 1-2 साल में आता रहता है, नंबर 1। और दूसरी बात है, हर बार ध्यान रखना, अंग्रेज़ी मजबूत रखना। कभी कहेगा मेल्ट एंड रिकास्ट, कभी कहेगा स्ट्रेच, कभी कहेगा मेल्ट एंड स्ट्रेच, कभी कहेगा ड्रॉन। अब ड्रॉन मतलब ये मत सोच लेना ड्रॉन मतलब बोले साहब वायर ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि ड्रॉन मतलब ये भी होता है। मेटल्स की डक्टिलिटी यही कहलाती थी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आदमी बैठ बैठे सोच रहा है सर वायर को ड्रॉ कैसे करेंगे, वायर तो पेन से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, इसमें क्या खास बात है। मिल गया एन स्क्वायर आर। जरा अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एम्स 2018। फुर्ती से आए, लगातार हर साल एक आध क्वेश्चन आता रहे, जल्दी बताओ। मेटल वायर एज ए रेजिस्टेंस है कितना, 140 ओम। सही कह रहे हैं। लेंथ इज इंक्रीज्ड टू डबल बाय ड्रॉइंग इट, तो मैंने कहा था अंग्रेजी ठीक हो। और बाकी एन स्क्वायर टाइम्स 4 गुना होगा तो 35 का 4 टाइम्स आप कर सकते हैं। 35 2 जा 70, 70 2 जा 140। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो नाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। चलो जिन्हें ये सॉल्व आते हैं, मैं एक आध इंजीनियरिंग वाले को लेके चलते हैं मज़े लेने के लिए। अब आ जाओ। द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाई 100%। आपने लेंथ इंक्रीज कर दी 100% से, 100% इंक्रीज की है, सब कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज होगी डायमीटर में, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा। पहली बात तो बताओ, लेंथ अगर 100% इंक्रीज करेंगे तो वायर कितना हो जाएगा, वायर डबल हो जाएगा। ये समझ में आता है 100% इंक्रीमेंट का, इसलिए कहा ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ये बायो वालों से नहीं पूछ रहा। अगर वायर जितना है उतना ही इंक्रीमेंट करोगे तो भैया वायर डबल हो जाएगा। तो ये अगली लैंग्वेज है डबल करने की। अल्टीमेट लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय 100 का मतलब ये है कि आपका वायर क्या हो गया, डबल। लिख देता हूँ, लेंथ हो गई डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। यानी ध्यान देखना, जो आपका आर डैश होगा वो कितना हो गया, 4R। अब मैंने कहा था चूंकि मैथ्स वालों का क्वेश्चन था, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स इसमें नहीं लग रही, केवल मैथमेटिक्स लगेगी। यहाँ फिजिक्स नहीं, मैथमेटिकल नॉलेज भी थोड़ी सी लग जाती है। नया रेजिस्टेंस 4R हो गया, ये दिख रहा है, लेकिन वो ये जानना ही नहीं चाहता, इसलिए कहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये हमेशा फिजिक्स में ध्यान दिया होगा, मैं जब भी न्यूमेरिकल कराता हूँ ऑलवेज आई से रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। ये मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है कि आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल पाएँ। यहाँ तो क्वेश्चन ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ज़रा ध्यान देखो, एक छोटा सा वर्ड तुम्हारी किस्मत बदल देगा। सही है। NIT वारंगल के बजाय NIT कश्मीर में बैठे मिलोगे। हाँ, NIT वारंगल सबसे नंबर 1-2 पे, NIT कश्मीर तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। ये बात फैक्ट है, ये गलत नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर R डैश है, चेंज दिख रहा है कितना है, चेंज कितना है, R था 4R हो गया, तो चेंज है आपका 3R। देखें क्या ये समझ में आया किसी को, तो कितने % चेंज है। अब अभी कहाँ, अभी तो क्वेश्चन कंटिन्यूड है। कितने % चेंज है, और चेंज है आपका 300%। बताएं समझ में आता है, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो NIT के फर्जी उम्मीदवारों। आ गया, चलो अच्छी बात है। ठीक, सारे क्वेश्चन मैंने कहा आपकी शीट में से, शीट में आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपसे आग्रह रहेगा दोबारा, ठीक है ना। करा तो मैं रहा हूँ, सॉल्व करने का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है, एक बार अच्छे से देख लिए, एक बार शीट उठा के करना, नहीं समझ में आए फट से वीडियो लेक्चर देख के एक बार फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन की हिंट ले लेना, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा। चलिए IEEE 2011 बहुत सस्ता क्वेश्चन, इसको तो कोई बता देगा। वायर रेजिस्टेंस टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई 0.2%। सही जवाब। ये वो हरा नोट था, कौन सा वाला, अगर X% बढ़ाओगे तो 2X% बढ़ जाएगी। शर्त ये है कि 10 से कम होना चाहिए, मतलब सिंपल भाषा में कहते हैं छोटी परसेंटेज होनी चाहिए, 100 नहीं होनी चाहिए। 100 वाले में अलग मामला था,
ये छोटी परसेंटेज पे लगेगा। 0.1 का डबल आप कर सकते हैं, कहाँ है 0.2, ये है। लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया 2x% से, चलो बढ़िया है, तो जल्दी हो गया। 2019 का जी मेंस का क्वेश्चन ज़रा देखें और बताएं फुर्ती से। अगेन 2 seconds और 3 seconds आर सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग इट। 0.5% लॉन्गर किया है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना चेंज आएगा? 0.5% का 1%, नहीं डबल होगा ना 2x, और 0.5 का डबल कितना होता है? 0.5 का डबल 0.10 नहीं होता। हाँ नहीं, कई ऐसे सोचते हैं 0.5 का डबल 0.10, वो बोले 0.10, तो कहीं दिख ही नहीं रहा, बोले मिसप्रिंट नहीं, भूल जाते हैं 0.5 का डबल 1.0 होता है ना। कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। चलें, क्या इस क्वेश्चन सारे लोगों समझ में आ जाते हैं? चेक करें, Yes, sir. कोई समस्या? ठीक है, 8-9 क्वेश्चन इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे करा दिए हर कंडीशन से, चाहे आप HC वर्मा उठाएं, चाहे आपने टेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं, चाहे मैंने कहा मेडिकल और मेन से क्वेश्चन उठाएं, इतने पर्याप्त हैं, बाकी आप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। इसको डिटेल मैंने कहा था आपसे डिस्कस करेंगे, तो एक डाल दें टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे जाओगे तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना पसंद करूंगा वो ये है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक जनरल चर्चा हम पहले कर आए थे, कितना बढ़ता है। जब आप इसकी मैथमेटिकल बात करेंगे तो ध्यान देखना, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है और ये फॉर्मूला कहता है RT इज इक्वल्स टू होता है R0 1 प्लस एल्फ़ा डॉट, कभी आप डेल्टा टी लिख देती हैं कुछ बुक्स, कुछ टी लिख देती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। RT बता रहा है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 बता रहा है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन दो टेम्परेचर पर हमने रेजिस्टेंस देखे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वाले से अगर आप हीटअप कर रहे हैं 10 डिग्री 20 डिग्री और 40 डिग्री जो भी आप सेल्सियस लें, तो कितना होगा नया रेजिस्टेंस? होगा R0 R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला रेजिस्टेंस प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, वो तो वैसे भी T-0 टी आएगा, इसलिए बहुत सारी बुक यहाँ डेल्टा टी लिखती हैं, कुछ सिंपल टी लिख देती हैं, नथिंग मैटर्स, एक ही बात है। केवल यहाँ पर बचा एल्फ़ा क्या होगा, तो इस एल्फ़ा का नाम याद रखिएगा। यहाँ जो आपका एल्फ़ा है ये आपके लिए कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये नाम हल्का सा याद रखेंगे। दूसरी बात आप देखें, मन में इसको मल्टीप्लाई करें, अभी तो मैं वैसे ही करूँगा, तो देखेगा RT इज इक्वल्स टू R0 1 जा R0 प्लस समथिंग, ठीक है, वो तुम बताओगे R0 एल्फा डेल्टा टी, मैंने कहा प्लस समथिंग, यानी कन्फर्म है कि RT बराबर R0 प्लस समथिंग आ रहा है, यानी कि R0 से ज़्यादा ही आ रहा है, और प्लस समथिंग जो होगा सो होगा, वो देख लेंगे। तो ये कन्फर्म हो गया बढ़ना। अब एक सवाल ये, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कभी इस पे बात आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी हम आराम से चर्चा कर लेंगे अपन, में छोटी मोटी गणित लगा सकते हैं। RT इज इक्वल्स टू R0 प्लस जो अभी आपसे कह रहा था R0 एल्फ़ा डॉट डेल्टा टी, यही करोगे ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R0 एल्फ़ा डॉट डेल्टा टी। एल्फ़ा की कुछ नहीं, एल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तुम एल्फ़ा जानना चाहते हो क्या है, तो एल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन, नीचे चले आओ, नीचे आपको क्या मिलेंगे R0 डॉट डेल्टा टी। अब देखो ध्यान से, आखिरकार टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये तो समझ में आ रहा होगा, तो केवल इधर उधर करके प्लस माइनस करके इनटू करके एल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। बहुत ध्यान देखें, RT माइनस R0 मैं आपके लिए लिखता हूँ। RT माइनस R0 का मतलब है, आपसे कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू,
और क्या इक्वल टू, देखो ध्यान से, आर टी माइनस आर नॉट का मतलब हुआ चेंज या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जैसे जो भी आप कहना चाहें। क्या इतना समझ में आता है, हाँ ना? देखें, ये इंक्रीज या चेंज इन रेजिस्टेंस है। एक नॉर्मल याद दिलाता हूँ, वेलोसिटी हुआ करती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होती थी, कोई ऐसी महान बात नहीं बता रहा। लेकिन एक चीज़ याद है, अपने इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं कहते, हम इसे फिजिक्स में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर ये भी याद आ जाता है तो ध्यान से देखें, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कह सकते हो, बिल्कुल डिटेल लिखना चाहो तो कह सकते हो पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। अच्छा, ये बात ख़त्म थोड़ी हुई है, पर यूनिट रेजिस्टेंस और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो पर डिग्री सेल्सियस राइज इन या चेंज इन टेम्परेचर। देखें ध्यान से, क्या तीनों पार्ट समझ में आ जाते हैं? अल्फा काय के इक्वल होता है, ये होता है चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कैसा? पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस या पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, और विद 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, विद यूनिट राइज इन टेम्परेचर, विद ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स सेम है, आई एम जस्ट चेंजिंग द लैंग्वेज, द इंग्लिश। अलग अलग बुक्स, अलग अलग ऑथर, अलग अलग टीचर। मैं कभी नहीं कहता जो मैं लिख रहा हूँ वही पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, मैं तो दोनों तीनों दिखा दूंगा। पता नहीं आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, किसी में पर डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, किसी में 1 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, किसी में लिखा होगा ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सब एक ही बात कह रहे हैं अल्टीमेट। क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? आओ देखो ध्यान से, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अब इस पे आगे बढ़ जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और बता दें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, सीधा बताएं, चूँकि अभी आप रफ में हैं। आप बताइएगा आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। दिखा दें, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक, अल्फा बता दें, अल्फा क्या है? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ दोबारा इसलिए रिपीट कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए थोड़ा थोड़ा और बढ़ें। वही सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। एल्फा की वैल्यू निकाल लें, यही अभी हमने निकाली थी, और फिर आपके पास लैंग्वेज मिल जाएगी जो हम बात कर रहे थे। चलते हैं, रफ कॉपी तैयार करते हैं, बाकी फेयर घर पे करेंगे बैठ के मज़े से। चलो, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। ये मत कहना ये टी है और आप डेल्टा टी लिखे थे, मैंने कहा दोनों चलेंगे, तो कुछ ऐसा नहीं कि नहीं ज़रा टी के डेल्टा टी, टी मतलब भी वही है कितना राइज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी मतलब भी है। निकाल दिया आर टी माइनस आर नॉट टी, हाँ ना अपॉन का निकाल दिया अनुज। तो देखो ध्यान से कह रहा है, दस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, और क्या डिफाइंड एज? आर टी माइनस आर ज़ीरो। आर टी माइनस आर ज़ीरो मतलब मैंने दोबारा दिखा देता हूँ, एज द चेंज इन रेजिस्टेंस। और कौन सा चेंज इन रेजिस्टेंस? तो आगे बताएगा पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और कब? टी बी अपॉन में विद पर डिग्री राइज इन, और पर डिग्री के साथ एक शब्द और छोटा सा अक्षर जोड़ देना, और वो अक्षर ये जोड़ देता हूँ, ये जो समझ आ रहा है मैंने क्या जोड़ दिया? अरे सी, सेल्सियस। हाँ, अच्छा लगता है ना थोड़ा, डिग्री सेल्सियस राइज इन, लैंग्वेज अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं। लिख दें, मज़े से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने टाइम ही टाइम है अपने पास। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद
पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, और जैसे ही आप कर लें तो मुझे बताइएगा। डन सर। कर दिया सभी ने, वेल डन, बढ़िया, ओके। आप सबका भी हो गया? चलो, मीटिंग एंड होगी, मैंने कहा एक बार दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर दें, आ जाओ। अलग अलग मटेरियल्स के लिए पहले आप बता दूं, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए जो आपका अल्फ़ा है वो होता है पॉजिटिव और वेरी हाई। तो चलो मटेरियल्स की चर्चा हम आपके लिए बाद में कर देंगे, किस मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले मैं इसका थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करा दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले। आए एक छोटे से क्वेश्चन पे आपके जाते हैं, जिस फॉर्मूले पर आप थे, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये आपसे कहता है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर नाइक्रोम इस्तेमाल करता है, ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, काम का डाटा छांटते जाएं, इससे क्या लेना देना है, कुछ नहीं, नाइक्रोम इस्तेमाल कर रहा है, कर लेने दो। फिर क्या कह रहा है, व्हेन ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, जब एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास होती है तो रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच। ध्यान देखना, रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 75.3 ओम। समझ आ रहा? हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, वो और बता दूँ, वो आपके लिए था जो भी आप निकाल रहे थे अल्फ़ा, उसमें मैं एक बता दूं, अगर बाय द वे आपको 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हो तो उस समय जैसे अल्फ़ा, एक तो आपने ये निकाला था कौन सा RT माइनस आर नॉट, में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अभी आपने क्या निकाला है RT माइनस आर नॉट, और अपॉन आप कह रहे हैं आर नॉट डॉट डेल्टा टी या टी, यही कहा है ना। अगर बाय द वे ध्यान देखना 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय आपको कोई और दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फ़ा होता है आपका, वही लिखा है, कौन सा लेना है, पहला वाला नीचे लेना है, तो पहला वाला यानी R1 और डॉट डेल्टा टी, और डेल्टा टी को भी अगर बिल्कुल सही कह दें तो कितना हो जाएगा, ठीक। एक फॉर्मूला और लिख दीजिएगा फॉर टेम्परेचर्स T1 एंड T2, ये वाला तो तुम्हारे पास था ही, इसी का एक अगला फॉर्म ये होता है फॉर टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ये डेल्टा टी समझ में आ गया होगा, वही फॉर्मूला लिखा है, ध्यान देखो, मैं डेल्टा टी कर देता हूँ तो बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। अब आर नॉट की जगह मैंने R1 ले लिया है, ठीक है ना। चलिए RT माइनस आर नॉट है डेल्टा टी, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। एक सवाल हम कर देते हैं मज़े से, अच्छे से आया इसी पुराने फॉर्मूले से, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आया हम जहाँ बात कर रहे थे, मैंने कहा था पासेस थ्रू इट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच। रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है। आपको दो चीज़ें दी हैं, आपको दिया है रूम टेम्परेचर और आपको दिया है रेजिस्टेंस। पहला वाला रूम टेम्परेचर वो कह रहा है कितना है 27 डिग्री सी, रेजिस्टेंस आपको दे रहा है 75.3 ओम, ये दोनों दिए हैं। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, जब आपने टोस्टर को 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया तो करंट जो है कुछ सेकंड बाद हो जाती है 2.6 एम्पियर, कुछ सेकंड बाद के V और I दिए हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, तो उस समय आपका नाइक्रोम का टेम्परेचर क्या है वो जानना चाहता है। T2 इज इक्वल्स टू कितना है, ठीक। और कह रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक काम करें पहले डाटा नोट कर दें। डाटा तो समझ में आ गया है, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, R1 दिया है 75.3 ओम,
और आपको दिए हुए हैं T2 आपसे जानना चाह रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। ठीक, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जगह बना लूँ जरा इधर, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो गया, पूरी स्लाइड ही गायब हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आ जाता है। जैसे ही इतना समझ में आया, सबसे पहले एक काम करो, फॉर्मूला लिख दो। नीचे आप लिख दीजिएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, क्योंकि ये तो दिख रहा है T1 R1 T2 है, शायद यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ और तो लगेगा ही नहीं। अब ध्यान से मेरी एक बात देखना, कभी कभार क्वेश्चन आपको उलझाएंगे। क्या इसमें और दिख रहा है अल्फ़ा दिया हुआ है, मैं मिटाता जा रहा हूँ, अल्फ़ा दिया है। R2 और R1, आपको R1 दिया गया है, T2 और T1 दिया है और T2 पूछा है, सही है। R1 दिया गया है, तो फिर एक रट्टा किसका बच रहा है दिख रहा है, R2 का घपला बच रहा है। R2 कहाँ है, R2 कहीं है ही नहीं। V अपॉन आई। अब आप बिल्कुल सही है, क्यों? हाँ, बिल्कुल सही आप हैं, क्योंकि हम ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। मैंने कभी कभार क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा घूम जाते हैं, मैंने कहा जब वैल्यू रखने जाओगे समझ में आएगा सब दिए हैं, R2 तो कहीं नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया तो कुछ दे रहा होगा। इसलिए अपन पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और निकाल लेते हैं। R2 बराबर हम बताएंगे V अपॉन आई। सो कितना था, V था आपका 230 वोल्ट और I था आपका 2.68, ठीक है। चले आपकी सुविधा के लिए मैं इसको निकाल भी दूंगा, इतना लिख दें R2 इज इक्वल्स टू V अपॉन आई 230 अपॉन 2.68। ये तो समझ में आ गया आप सभी को। तो कुछ सेकंड बाद इतनी करंट थी, तो कुछ सेकंड बाद की करंट इतनी थी, रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। कितना डिवाइड करना है, 230 डिवाइडेड बाई 2.68 है ना। फिर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा, 230 डिवाइडेड बाई कितना था 2.68 ना, 85.82। अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं आप सारे लोगों को, ये जो कैलकुलेटर की सुविधा है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर मी ओनली, अनफॉर्चुनेटली इन द एग्जामिनेशन। तो इसलिए डिवाइड करना ना आते हो तो सीख लेना, क्योंकि उनकी कोई गारंटी और वारंटी कहीं नहीं होती। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ध्यान देखें, जो आप फॉर्मूला लिए थे, फॉर्मूला आपका मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ राउंड अप में। फॉर्मूला आपका था, ध्यान देखना, आपका फॉर्मूला था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और साथ में डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1। ध्यान देखो अल्फ़ा आपका कितना है, अल्फ़ा आपका दिया है 1.7 इंटू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। R2 हमने निकाला है 85.82 माइनस R1 आपका दिया हुआ है 75.3। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब सारी वैल्यू अपने पास है। इसलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। अपॉन में चाहिए R1, वो है 75.3। करते जाए मेरे साथ साथ, केवल वैल्यू रखनी है। और ब्रैकेट में T2 माइनस T1, T2 मुझे निकालना है और T1 मुझे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। कर दें आराम से, मैं फिर यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प लूँगा, आपको खुद से निकालने हैं। एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा, बाकियों के आंसर इस टाइप से छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या करोगे, ध्यान देखना, सबसे बढ़िया उपाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T2 माइनस 27 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये कितना होगा 85 माइनस 75 10 और शायद 10 माइनस 52 है 10.52। बढ़िया, तो ये तो हो गया 10.52 डिवाइड में एक है 75.3, एक हो जाएंगे 1.7
और इनटू में रहेगा 10 रेज़ टू पावर माइनस का हो जाएगा प्लस। चलो डिवाइड करते हैं 10.52 को 75.3 से, है ना। तो पहले डिलीट कर लूँ, नहीं हुआ। और 10.52 और डिवाइड कहाँ से करना था? 1.7 से। कोई एक नंबर बता दो, फिर दूसरे दोबारा करेंगे, दो होंगे ना नीचे। 1.7 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा ना, इक्वल टू कर लिया। और इसको फिर से डिवाइड करते हैं काहे से? 75.3 से। 75.3 से फिर से करो, इक्वल टू आ गया आपका इतना। और इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 भी है, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, ये आ गया 821.81। Recording in progress. Recording stopped. बस ये गलत है क्या? बस उसमें एक मिनट रख रहा हूँ, मीटिंग एंड हो गई थी, उसको मैं रिज्वाइन कर दूँ बस, और कुछ नहीं। ये तो मैंने कहा ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं कि इसको कोई देखे कि कौन सा बटन दबा रहा है, इसमें क्या सोचना हो। तो तुम अपने स्तर पे अगर घर में बैठे हो तो अपने स्तर पे कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और नहीं तो मैं लगा दूँ वैसे कर सकते हो। तो सिंपली कहा जाए, ये हो गया T2 माइनस 27, ये कितना आ रहा था? 821 पॉइंट कितना था? 821.81 पॉइंट में भी 81, बढ़िया। तो लास्ट का हम T2 भी आ जाएगा। T2 कितना हो जाएगा? प्लस 27 और हो जाएंगे, जोड़ना कितने हो रहे हैं टोटल? 21 और 27 हो जाएंगे 48 है। तो मतलब ये अपना आंसर निकल आया। कितना निकल आएगा? 848.81। और जब लास्ट आए तो डिग्री सेल्सियस और लिख देना, ख़त्म। तो मैंने कहा इस पार्ट में थोड़ा यार कुछ देखने वाली चीज़ है ये तो मज़े के लिए मैंने कर दिया है। एक आध कोई का सारे आंसर नहीं निकाल देगा, मैं निकाल देता हूँ, बस ऐसे निकलेगा। और क्या भाई करना तुम्हें, इंटू डिवाइड है तो मज़े से आंसर निकाल लें। ये तो एंटरटेनमेंट के लिए था आंसर केवल। अब कोई दिक्कत किसी को? हाँ ना, बताएं, हो जाएगा? कोई समस्या हो तो बताएं। अब आपके लिए पार्शियल होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। पार्शियल होमवर्क इसलिए, क्वेश्चन ही फिजिक्स में आपको बता दूंगा, इनटू डिवाइड आपके ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इतने इनटू डिवाइड अपने बस में नहीं है, पर तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। एक एक हम लिखेंगे, तुम लिखोगे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ध्यान देखना आपसे क्या कहता है। आए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट किसे कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को। आप बिल्कुल सही हैं, यानी ध्यान देखें R0 बराबर दिया है 5 ओम। क्या है, मेरी बात समझ में आ जाती है? हाँ है ना। और देखें ध्यान से, एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट समझ में आता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर आपको दिया है 5.23, और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, फिर आपने इसे किसी हॉट बाथ में इंसर्ट कर दिया। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज दिस मच, यानी किसी एक टेम्परेचर पे जाके RT आपका कितना है? 5.795।
कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो आप बाथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करें। पहले देखें क्या ये डाटा समझ में आते हैं, हाँ या ना। जो आपने जवाब दे दिए बस वही मेन थे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। हॉट बाथ में जाके इतना था, तो हॉट बाथ का टेम्परेचर बताओ। हॉट बाथ का टेम्परेचर हमें बड़े आराम से मिल जाएगा अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आर टी इज इक्वल्स टू होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा टी। क्योंकि ध्यान से इधर देखें एक सेकंड के लिए, मुझे इनमें से आर टी मालूम है, मुझे इनमें से आर नॉट मालूम है, मुझे इस टी का पता लगाना है। तो दिक्कत कौन दे रहा है, एल्फ़ा। एल्फ़ा और पता लग जाता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो एल्फ़ा कहाँ से पता लगेगा, जो भी मैंने कहा था, जो भी आप पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, जो सपोर्टिंग डाटा दिया गया है, वो सपोर्टिंग डाटा इसीलिए दिया गया है कि आप निकाल सकें। कैसे निकालोगे, एल्फ़ा बराबर वही R2 माइनस R1, मैं लिख देता हूँ R100 माइनस R0 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 तो डायरेक्ट देख रहे होंगे 100 है, नहीं आ रहा समझ में, देख लो ज़रा चेक करके बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। मैंने कहा था RT R0 T निकालने, अल्फ़ा अटक गया है, ये मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बात नहीं, सपोर्टिंग डाटा पे चले जाएं, एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, वही R2 माइनस R1 इंटू डेल्टा टी। अब ये तो निकाल लोगे, 5.23 माइनस 5, ये मैंने कहा था ये भैया ये तो आइली छोड़ दिया, पार्शियल तुम्हें कैलकुलेशन छोड़नी है, केवल सारी वैल्यूज़ ऊपर लिखी हैं, आपको केवल और केवल क्या करनी है, कर दें। और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, किसी भी आदमी के मन में कोई शंका हो तो फुर्ती से बताएं। बोले अंजलि, अंजलि हो जाएगा क्वेश्चन ये, Yes, sir. ठीक है। अब एक नेक्स्ट देख लें, ऐसे कर लोगे ना। अब मैंने कहा अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये भी वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ज़रा देखो। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और अब तो खुद को देखना चाहिए क्या दिया हुआ है आपको, T1 दिया हुआ है भैया 21 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। उन्होंने ध्यान दिया, T1 आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, R1 आपको दिया है 100 ओम। अब तो दिखने लगे होंगे क्वेश्चन, अब दिखने लगते हैं एक दो मिनट बाद। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, कोई और टेम्परेचर जानना चाह रहा है। इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओम, वो टेम्परेचर बताओ जब जिस पे उसका रेजिस्टेंस कितना मिला, 117 ओम। और एक मज़ेदार बात है, तो और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो अल्फ़ा इनडायरेक्ट भी नहीं निकालना, इसमें तो अल्फ़ा डायरेक्ट दे रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। मुझे लग रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, कायदा क्या कहता है, वो कहता है तुम्हें सीधा इसी फॉर्मूले इस्तेमाल करना चाहिए, अल्फ़ा बराबर और देख लो ध्यान से, तुम्हें नहीं लगे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। R1 T1 आपके पास है, R2 और अल्फ़ा आपके पास है, तो बचा क्या, T2 ही बच रहा है भैया। एक निकालने के लिए तो बचेगा, सभी दे देगा तो निकालोगे क्या, ये कैसी बात होगी, एक तो इंटू डिवाइड करके निकालोगे भी ना। अब तो निकाल लोगे वैल्यू रख के, इसलिए मैंने कहा था पार्शियल कर दूंगा, फिजिक्स में सॉल्व कर दूंगा, एरिथमेटिक्स आप लिए छोड़ देंगे कि आप उसको इंटू डिवाइड कर सकें। बताएं क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कि आप इसे कर ले जाएंगे, हाँ है ना, Yes, sir. सभी कर लेंगे, ठीक है, गुड वन। एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये भी आप देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, इसको तो मैं लिखूंगा भी नहीं, ज़रा ध्यान से पढ़ो, दिख रहा है सभी को साफ।
सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.7 डिग्री सेल्सियस। R1 और T1 दिए हैं, पहला टेम्परेचर पहला रेजिस्टेंस, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 और R2 दिए हैं। और बेचारा बिल्कुल सरलतम चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ टू बी आस्क्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। सो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सब दिया है, R1 T1 R2 T2 दिए हैं। तो तुम्हें इधर का उधर भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, केवल इसी को रख के सीधा डिवाइड करना है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व बाय योर सेल्फ। और अगर मैं लिख देता हूँ योर सेल्फ तो आई होप सो कि आप इसे कर लेंगे। कोई नहीं कहेगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराए, पूरी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल और अननोन मतलब अनसॉल्व जितने भी थे इस टॉपिक के हमने चारों ले लिए। अब ये भी आप देखें, फिर एक क्वेश्चन होगा, ये शायद वही था, ये पहले वाला आपका है, जो पहला क्वेश्चन था उसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म देखें। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू दिस सप्लाई ड्रॉज दिस मच करंट इनिशियल। बहुत ध्यान से इस लाइन को देखना, जो मैंने कहा पहला क्वेश्चन कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में ध्यान है V/I से रेजिस्टेंस निकाला था, सेम क्वेश्चन वो एग्जाम्पल में था, ये एक्सरसाइज में एक स्टेप ज़्यादा है बस और कुछ नहीं। ये कह रहा है 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट। इनिशियल करंट का मतलब पहला वाला R1 मिल जाएगा और इसने कहा सिर्फ दिखा देता हूँ बिकॉज वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेटल्स टू ए स्टीडी करंट ऑफ 2.8 एम्पियर, जो बाद में कितने पे सेटल हो जाती है 2.8 एम्पियर पे थोड़ी देर बाद। तो मतलब R2 भी मिल गया बाद का, और वो कितना हो जाएगा, सेकंड करंट से R1 R2 मिल गए। अब क्या बचा, वो जानना चाह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर इफ ए रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ध्यान देखना, रूम टेम्परेचर शुरुआत का दिया है, बाद का टेम्परेचर जानना चाह रहा है। फिर देखें अपन वहीं पहुंच गए, पिछला क्वेश्चन द मोस्ट सिंपल था R1 एंड R2, जिसको सबसे सड़ा क्वेश्चन मानेंगे, डायरेक्ट गिवन थे R1 R2 T1 T2। इसमें क्या है आपके R1 R2 के लिए थोड़ा सा परिश्रम है, लाइक द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आपको V/I करके कैलकुलेट करने हैं। और लास्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में अल्फ़ा भी आपको गिवन है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि दे कैन सॉल्व इट, अगर आ जाता है तो इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ये सही है, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि डिवीज़न करने पड़ेंगे। सब उल्टी सीधी डिजिट हैं, कोई ऐसी सिंपल नहीं है तुम डायरेक्ट उसको कैंसिल कर लो। लेकिन फिर भी क्या ख्याल है, कितने लोगों को लगता है, ऑफलाइन में बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, ऑनलाइन वालों को लगता है कर ले जाएंगे? विनायक सिंह, यस सर। बढ़िया, आप कर लेंगे। विनायक, कर पाओगे? ट्राई करो सर। है, ट्राई करोगे सिर्फ? इसमें क्या नहीं समझ में आया, ऐसा बताओ। ट्राई तो बेटा उसको किया जाता है जिसमें अपने को लगता है यार देखेंगे हो पाता है कि नहीं। इसमें ऐसा क्या लगा कि नहीं होगा? करें क्वेश्चन, अगले टर्न में हम बता दें, सारे करके लाएं, सही है ना? और एक हाँ बोले सर क्वेश्चन 13 ओपन करना है एक बार। क्वेश्चन 13 ये रहा। 2.1 ओम, और क्या था इसे बताओ। सर गिवन डाटा लिखना है। डाटा मैं बता देता हूँ। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, तुम्हारी अपनी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर ले छोटी सी, और नहीं तो शीट डली है तुम्हारे पास, जो सब शीट के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग से थोड़ा ना करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं करा रहा। आप शीट को पलटेंगे सारे मिल जाएंगे, सही है ना? रजिस्टर, और मैं तो बता रहा हूँ ये आगे के भी मिल जाएंगे, सब जो आगे के भी अगले टर्न में कराऊंगा, एम्स के, और कोई कहेगा भाई साहब EIEEE के, और इसके उसके वही रेजिस्टेंस 5 ओम पे इतना है, 6 ओम इतना है। कहाँ है ये? कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं करा रहा। ऑल आर कॉपीड एंड पेस्ट इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्म फ्रॉम योर गिवन शीट। सारे क्वेश्चंस आपको पहली शीट के तौर पे इसलिए भेज दिए। अब जितने रेजिस्टेंस टेम्परेचर वाले क्वेश्चन लगें
और एक अच्छी बात आते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा उसे दिख जाता है ये टॉपिक करा रहे हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर वाले बाकी भी जो क्वेश्चन अपनी शीट में ट्राई मार देना, उनके लिए कहेंगे, उनके लिए ट्राई मार देना, अगले टर्न में डिस्कस कर देंगे, ट्राई मार दोगे फटाफट ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली ख़त्म तो फिर भी फटाफट होंगे, क्योंकि कम से कम 1-2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो ट्राई मार के आएंगे, तो समझ में आता है हर आदमी के लिए फटाफट ख़त्म नहीं हो जाएंगे, कुछ के लिए ख़त्म ही हो जाएंगे। हाँ रियलिटी, कुछ के लिए ख़त्म हो जाते हैं। बोले क्या हुआ, बोले ख़त्म ही हो गए, हम क्या करें। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बढ़िया, बाकी आपसे फिर मैंने जो कहा था आग्रह करेंगे दोनों चीज़ें, एक तो ऐप डाउनलोड कर लें, और अगर कोई बेचारा ऑफलाइन आना चाहे अब मज़े से आ सकता है शाम के, है ना। ऑफलाइन 2-4 जो आना चाहें उनका हम स्वागत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आज की क्लास के लिए हमें अब विराम ले लेते हैं, और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। कोई किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें फुर्ती से, कोई क्वेश्चन किसी साइड से। फर्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर में अभी रिवाइज करेंगे पूरा, इसलिए छोड़ रखा है। फर्स्ट और सेकंड पूरे फिर से पढ़ाने हैं अभी तो। सही ना, इसलिए थर्ड के पूरे क्वेश्चन कराता हुआ जा रहा हूँ, थर्ड नहीं छोड़ूंगा। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनको कोई अगर रिपीट करो तो वो देखेंगे लास्ट में कहीं जाके। फर्स्ट सेकंड कंप्लीट रिपीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको पॉज कर देना अनुज।